Students, welcome to our online classes. Myself Shivu Dikshit. Today I am going to teach you biology of standard 9. As we know that our first chapter cell is going on, and in cell we have completed up to division of labor. Now our next topic is cell shape. Our next topic is cell shape. So firstly, what is cell shape? The external appearance of any cell is called its cell shape. Okay, the external appearance. What does it mean? External means बाहरी, और अपीयरेंस में जो दिखता है, यानी कोई भी सेल बाहर से जिस शेप का दिखता है, जैसा वो दिखता है, उसे हम उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस बोलते हैं, और उसी को बोलते हैं सेल शेप। यानी बाहर से वो कैसा दिखेगा वही होगा उसका सेल का शेप। सेल शेप एक्चुअली दो तरह के होते हैं, वेरिएबल या इरेगुलर सेल, और दूसरे होते हैं फिक्स सेल। अब वेरिएबल या इरेगुलर का मतलब क्या होता है? ऐसे सेल जिनका कोई फिक्स शेप नहीं हो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल सेल या फिर इरेगुलर सेल। जैसे कि डिफिनेशन में देख लेते हैं हम, द सेल विच एक्सटर्नल अपीयरेंस इज नॉट फिक्स्ड और वेरी इन शेप अकॉर्डिंग टू नीड इज कॉल्ड वेरिएबल सेल और इरेगुलर सेल। अच्छा, अकॉर्डिंग टू नीड का क्या मतलब है, इसको हम देखते हैं जरा। अकॉर्डिंग टू नीड वेरी करने का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपका एक वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स, हमारे ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। इसका कोई शेप फिक्स नहीं होता है, यह इरेगुलर होता है। जब हम वाइट ब्लड सेल्स के पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें वाइट ब्लड सेल्स कभी भी एक फिक्स शेप में नहीं दिखेगा। जैसे कि हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल भी होते हैं, और आपको पता है रेड ब्लड सेल फ्लैट, डिस्क और सर्कुलर टाइप ऐसे होते हैं, वो एक फिक्स शेप होता है उनका। लेकिन वाइट ब्लड सेल का कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है। और सेल ऑफ अमीबा एंड पैरामीशियम, ये जो होते हैं ये भी वेरिएबल सेल के एग्जाम्पल है, ये भी इरेगुलर सेल ही होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, अमीबा और पैरामीशियम नीड के अकॉर्डिंग अपनी साइज़ और पोजीशन को बदलते रहते हैं। जैसे अमीबा एक नॉर्मली इस फिगर का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जिस डायरेक्शन में फूड देखता है उस डायरेक्शन में अपने बॉडी को फैलाना शुरू करता है, सूडोपोडिया निकालता है। पैरामीशियम एक स्लीपर के आकार का होता है, बट वो भी फिक्स शेप नहीं है, वो भी चेंज करते रहता है। यानी ऐसे सेल जिनका कोई फिक्स शेप नहीं होगा, उनका एक्सटर्नल अपीयरेंस फिक्स नहीं होगा, जो समय के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, उसको वेरिएबल सेल बोलते हैं। एग्जाम्पल उनके हैं, और भी एग्जाम्पल्स होते हैं। द बेसिक शेप ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज स्फेरिकल। यहाँ पे मैं एक नोट लिखा हूँ, द बेसिक शेप ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज स्फेरिकल। यूकैरियोटिक सेल, मैंने कल इसको पीछे की वीडियोस में बताया था आपको कि यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। जिनका स्ट्रक्चर फिक्स हो, उनके पास न्यूक्लियस होता है, उसको यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। ये वेल डेवलप सेल होते हैं। तो जितने भी एक्चुअल में यूकैरियोटिक सेल होते हैं, मैक्सिमम का शेप स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल मीन्स स्फेयर जैसा। स्फेयर आपको पता होगा, 3D स्ट्रक्चर इस तरह से ये होते हैं स्फेयर। स्फेयर और सर्कल दोनों में अंतर है। देखो, सर्कल 2D होता है यानी 2 डायमेंशनल, और स्फेयर 3D होता है यानी कि 3 डायमेंशनल। नेक्स्ट देखते हैं फिक्स सेल। द सेल विच एक्सटर्नल अपीयरेंस इज फिक्स इज कॉल्ड फिक्स सेल। जैसे रेड ब्लड सेल या इरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम होता है, इज अ फिक्स सेल हैविंग फ्लैट डिस्क एंड सर्कुलर शेप। फ्लैट डिस्क एंड सर्कुलर टाइप। मैंने अभी आपको बताया कि आरबीसी का शेप कैसा होता है, फ्लैट। फ्लैट मीन्स चपटा, डिस्क और सर्कुलर टाइप के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये तो मैं आपको पहले भी नोट बता चुका हूँ, डेट न्यूरॉन इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। ठीक है, हैविंग शेप सिलिंड्रिकल टाइप। न्यूरॉन का टेप कैसा होता है, साइज सिलिंड्रिकल जैसे। नेक्स्ट नोट आपका, द सेल शेप ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन द टफनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यस, जो यूनिसेलुलर यानी जिनके पास सिर्फ एक सेल होता है, उन ऑर्गेनिज्म का सेल शेप जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितना टफ है उस पर डिपेंड करता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है हम इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, यह आउटर मोस्ट कवरिंग पार्ट होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे हमारा स्किन है, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, अब टफनेस की क्या मतलब है? देखो, हमारे पास दो वर्ड है, मैं एक एक वर्ड को बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, आप कंसिस्टेंसी के साथ समझोगे। टफनेस और हार्डनेस, ये दो वर्ड है, मोस्ट कन्फ्यूजिंग वर्ड है। मैं इन दोनों का डिफरेंस आज आपको बता देता हूँ। टफ और हार्ड में क्या अंतर होता है, जैसे टफनेस और हार्डनेस को समझते हैं। देखो, हार्डनेस जैसे आपका चेयर हो गया, जब आप उसको खींचोगे तो टूट जाएगा, जब उसको आप जोर लगाओगे, उस पर प्रेशर दोगे, जो लकड़ी का चेयर है तो टूट जाएगा, उसको बोलते हैं हार्डनेस। यानी वे सब्सटेंस जिनको जब हम फोर्स देते, जैसे हमारा चौक है, जो खल्दी जिसे हम लिखते हैं, अगर हम उसको फोर्स दे तो फूट जाएगा, टूट जाएगा, तो वैसे सब्सटेंस को हार्ड बोलते हैं। और टफ सब्सटेंस क्या होते हैं? वैसे सब्सटेंस जो खींचने पे कुछ एनर्जी स्टोर करते हैं, उनको टफ बोलते हैं। जैसे कि आप स्प्रिंग को देख लो, हम स्प्रिंग को कुछ खींच के फैला सकते हैं। मान लो अगर आपका स्प्रिंग है तो इसको हम दोनों तरफ खींच करके फैला सकते हैं, यह एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है, तो स्प्रिंग हो गया आपका क्या, टफ, यानी ये भी स्ट्रेंथ है लेकिन इसमें इलास्टिसिटी का भी गुण है, तो इसको बोलते हैं टफ। ठीक है,
और हार्डनेस जो टूट जाए जिसमें इलास्टिसिटी नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि आपको द सेल शेप ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन द टफनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारा स्किन भी टफ होता है, इसको कुछ लिमिट तक हम खींच सकते हैं, हार्ड नहीं होता है, ऐसा नहीं कि आप खींचेंगे तो क्रश कर जाएगा यह, और हर चीज़ एक लिमिट तक ही होता है। नेक्स्ट, द सेल शेप ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो सेल शेप होता है वो सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। अब एक्चुअली विस्कोसिटी किसकी, तो प्रोटोप्लाज्म का। प्रोटोप्लाज्म क्या है हम आगे इसी चैप्टर में देखेंगे। मैं सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी के बारे में आपको बता देता हूँ। सरफेस टेंशन को हिंदी में बोलते हैं पृष्ठ तनाव, यानी किसी सरफेस पे कितना ज़्यादा स्ट्रेस है उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। और विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन, जैसे कि हनी है और वाटर है मान लो, तो हनी इज़ मोर विस्कस देन वाटर। हनी की विस्कोसिटी गाढ़ापन जो है पानी से अधिक होता है। तो हमारा प्रोटोप्लाज्म कितना अधिक विस्कस है, कितना अधिक गाढ़ा है, इसी पे डिपेंड करेगा। प्रोटोप्लाज्म क्या है हम आगे देखेंगे। एक्चुअल में इसमें बहुत सभी ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं, इन सब वर्ड्स को एक वीडियो में कोई भी क्लियर नहीं कर सकता। आगे जैसे जैसे हम पहले भी बोल चुके हैं इस चैप्टर को देखेंगे, हमारा एक एक डाउट क्लियर होते चलेगा। नेक्स्ट नोट वही देखो, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, इट्स असाइन्ड इज न्यूटन पर मीटर और सीजीएस यूनिट इज डाइन पर सेंटीमीटर। आपका जो सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ को ही हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन और लेंथ का मीटर, ये आपको याद रख लेना है। अब बात करते हैं हम सेल साइज की। तो सेल साइज क्या होते हैं, तो देख लो, द मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड इट्स साइज, ठीक है। यानी कि कोई भी सेल कितना बड़ा है हम उसको किस हद तक मेजर कर सकते हैं उसी को हम बोलते हैं उसका सेल साइज। हम हर चीज़ का एक यूनिट होता है, जैसे कि डिस्टेंस को मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, पारसेक, लाइट ईयर में मेजर करते हैं। सेम सेल साइज को भी मीटर करने के लिए एक यूनिट होता है, उसको बोलते हैं माइक्रोमीटर। क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोमीटर। सेल साइज जिस यूनिट में मेजर होता है उसको माइक्रोमीटर कहते हैं। और माइक्रोमीटर को हम ऐसे लिखते हैं, देखो म्यू एम, ये होता है माइक्रोमीटर, इसको म्यू बोलते हैं। म्यू, ये वर्ड म्यू है, इसको जैसे यू बना करके और आपको थोड़ा सा ऐसे ले लेना, म्यू मीटर, माइक्रोमीटर, या इसको माइक्रोन भी कहता है। माइक्रोमीटर का दूसरा नाम क्या होता है, माइक्रोन। ये बहुत ही छोटे यूनिट होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें सेल छोटे छोटे भी होते हैं तो इसीलिए सेल को हम लोग माइक्रोन में ही मेजर करते हैं, एकदम छोटा यूनिट है मेजर करने का। सेल को हम लोग सेंटीमीटर और मीटर में मेजर नहीं करते हैं। अब आप समझ जाओ माइक्रोन कितना छोटा यूनिट होता है कि आपका जो एक माइक्रोन होता है, 1 मीटर में जब 1 मिलियन टाइम हम कट करेंगे उसको, तब जा करके हमारा 1 माइक्रोन या 1 माइक्रोमीटर बनता है, ठीक है। जैसे अगर मान लो ये आपका 1 मीटर है, 1 मीटर को जब 1 मिलियन को मतलब 10 लाख पार्ट में डिवाइड करेंगे तब जा करके वह बनता है 1 माइक्रोन। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लो माइक्रोन कितना छोटा यूनिट हो गया। 1 मीटर में 1 मिलियन मतलब 10 लाख पार्ट कट करेंगे तब जा करके 1 माइक्रोन हमें मिलेगा। तो माइक्रोन बहुत ही छोटा यूनिट है जिससे हम लोग सेल साइज को मेजर करते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल का साइज 1 to 10 माइक्रोन वेरी करता है और यूकैरियोटिक का साइज 10 माइक्रोन to 100 माइक्रोन होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ सेल का आपको साइज बताता हूँ, आप उसको नॉर्मल वे में याद कर लोगे, ठीक है। और अभी इसमें लिखा नहीं हूँ लेकिन यहाँ पे आप नोट करके लिख लेना, उसके बाद से आप कोई टॉपिक लिखोगे। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, उनको सुनो और उनके साइज़ को आपको लिखना है, ठीक है। वीडियो हेडफोन लगा के देखो, पेन कॉपी ओपन रखो और इसको लिखो, कहीं रफ में लिख लेना, बाद में फेयर में लिखना। देखो आप ऐसे एक चार्ट बना लेना, इस तरह से आप एक कॉलम बना लेना, ठीक है। कॉलम बनाने के बाद आप इस तरफ लिखोगे सेल, इस तरफ क्या लिखोगे, सेल, और इस तरफ लिखोगे साइज। सेल के बाद इधर क्या लिखोगे, साइज, ठीक है। अब सेल में जब सबसे पहले एग ऑफ हैन, पहला क्या हमारा एग ऑफ हैन, यानी जो हैन का अंडा होता है उसका साइज कितना होता है, तो उसका साइज होता है 60 × 45। देखो 60 × 45 mm यानी मिलीमीटर। हम मिलीमीटर में यहाँ पे मेजरमेंट आपको बता रहे हैं क्योंकि माइक्रोन बहुत छोटा हुआ, यहाँ पे एग ऑफ सेल थोड़ा बड़ा होता है इसलिए इसको हम लोग मिलीमीटर में मेजर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, वहीं एग ऑफ हैन है, ये एग ऑफ ऑस्ट्रिच का जो साइज होता है वो होता है आपका एग ऑफ ऑस्ट्रिच 170 × 135 मिलीमीटर, mm इस मिलीमीटर, ये होता है एग ऑफ ऑस्ट्रिच का। अमीबा का साइज होता है 100 माइक्रोन। अमीबा एक सिंगल सेलुलर एनिमल है, इसका साइज होता है 100 माइक्रोन, ठीक है। उसी तरह जो हमारा रेड ब्लड सेल होता है RBC, उसका साइज होता है 8 माइक्रोन। अब समझ जाओ कितना छोटा है, इसको माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते हैं।
तो इन सेल का साइज आपको इस तरह से कॉलम बना करके आपको नॉर्मल वे में क्या करना है, लिख लेना है। और जो हमारा न्यूरॉन होता है, नर्व सेल जो मैं आपको बताया था, उसका लेंथ होता है, उसका साइज 90 सेंटीमीटर। ये देख लो बड़ा हो गया 90 सेंटीमीटर। इसीलिए हमने बोला कि नर्व सेल ह्यूमन बॉडी का सबसे लंबा सेल होता है, जिसको न्यूरॉन कहते हैं, और इसकी साइज होता है 90 सेंटीमीटर। आप इन सभी को नोट्स में लिखोगे, जो डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछना। यहाँ पे एक नोट मैं लिखवाया हूँ, द सेल साइज ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज लार्जर देन द सेल साइज ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इस नोट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास सिर्फ एक सेल होता है, इसलिए उनका साइज बड़ा होता है मल्टी सेलुलर के साइज से। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बड़े दिखते हैं क्योंकि उनमें बहुत सभी सेल आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर सेल की बात करें तो उनका साइज यूनिसेलुलर से ज़्यादातर छोटा होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे, सेल वॉल्यूम। सेल वॉल्यूम क्या होता है? देखो, वॉल्यूम का मतलब ये होता है कोई भी बॉडी जितना जगह ऑक्युपाई करेगा उसका वॉल्यूम बोलेंगे। द टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय ए पार्टिकुलर सेल इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। इट्स कॉल्ड सेल वॉल्यूम। यहाँ पे एक नोट है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेल वॉल्यूम ऑफ लार्जर एनिमल इज मोर देन द सेल वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर एनिमल। मैंने अभी आपको बोला जैसे कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो सेल साइज है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल साइज से बड़ा होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये जरूरी नहीं है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी सेल वॉल्यूम ज़्यादा हो यूनिसेलुलर से, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, या लार्जर एनिमल